So hello people, welcome to the channel and welcome to the yet another revisionary video of CA Final Audit। और अब इधर हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 13 ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखा जाए तो जो प्रैक्टिस मैनुअल है, प्रैक्टिस मैनुअल में अराउंड 9 या 10 क्वेश्चन होंगे, राइट। कितने क्वेश्चन हैं? 9 क्वेश्चन हैं। तो उस 9 क्वेश्चन पे हम इसका ब्रीफली हम इसको समझ लेते हैं कि क्या इस ऑडिट में बोला गया है एंड इसको आप समझते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एन ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्न्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 इज रिक्वायर्ड टू अटैच शेड्यूल गिविंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन। प्लीज लिस्ट द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन द शेड्यूल। जो ऑडिटर है, ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्न्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, वो रिक्वायर्ड है कि अटैच करना शेड्यूल को गिविंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन। तो रिपोर्ट के साथ उसको कुछ शेड्यूल भी अटैच करने पड़ेंगे और वो शेड्यूल कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। तो बताओ कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो उसको शेड्यूल के साथ अटैच करके देनी पड़ेगी। तो अब बात आती है कि इस चैप्टर में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के वेरियस सेक्शन यूज हुए हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 17। सेक्शन 17 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड द ऑडिटर टू कंडक्ट एन एग्जामिनेशन ऑफ द ओवरड्यू डेब्ट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का जो 1912 है वो स्पेसिफाई करता है, वो रिक्वायर करता है ऑडिटर को कि आप ऑडिट करो और एग्जामिन करो ओवरड्यू डेब्ट का, इफ़ एनी, एंड अ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सोसाइटी। तो आपको ओवरड्यू डेब्ट का एग्जामिनेशन करना है प्लस वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सोसाइटी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, the form in which auditor has to submit his audit report reveal his the nature of his duties। और बाकायदा ऑडिटर जब अपनी ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करेगा तो नेचर ऑफ ड्यूटीज़ को तो स्पेसिफाई करेगा कि उसकी ड्यूटीज़ क्या थी। द ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पॉइंट आउट वेरियस इरेगुलरिटी, इम्प्रोप्राइटीज एंड डिपार्चर फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रूल फ्रेम्ड देयर अंडर एंड द बायलॉज ऑफ द सोसाइटी। बाकायदा ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को और क्या करना पड़ेगा, इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पॉइंट आउट वेरियस इरेगुलरिटीज़, कि जो भी इरेगुलरिटीज़ है, इरेगुलरिटीज़ के साथ साथ जो भी इम्प्रोप्राइटीज़ है और डिपार्चर है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो फ्रॉम द पर्टिकुलर प्रोविजंस, रूल्स और बायलॉज के अगेंस्ट में अगर सोसाइटी ने काम करा है तो इरेगुलरिटी, इम्प्रोप्राइटीज़ और डिपार्चर अगर हुआ है तो ये सब चीज़ें भी ऑडिटर को पॉइंट आउट करनी पड़ेगी। The form of audit report is to be submitted by the auditor as required in various state। तो हर स्टेट के अपने अपने फॉर्म्स होते हैं। contain a number of matter which the auditor has to state, और जिसके अंदर वेरियस मैटर होते हैं और ऑडिटर को वो सब चीज़ें कमेंट करनी पड़ती हैं। अब फॉर एग्जांपल छोड़ो, ये फालतू का एग्जांपल है कि वो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें यूज़ होती है, तो ये सब चीज़ें अननेसेसरी दे के रखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमको ये देखना है कि ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ कौन से शेड्यूल और कौन सी लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन अटैच करता है। तो ऑडिटर विल हैव टू अटैच शेड्यूल टू द रिपोर्ट। ऑडिटर को अपने रिपोर्ट के साथ कुछ शेड्यूल को एंटर करना पड़ेगा रिगार्डिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। किस किस इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में शेड्यूल इंसर्ट होगा, तो ये जो फॉलोइंग है 5 इन्फॉर्मेशन है। ऑल ट्रांजेक्शन विच अपीयर टू बी कॉन्ट्रैरी टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रूल्स एंड बायलॉज ऑफ द सोसाइटी, वो ट्रांजेक्शन बताएंगे। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल दोज ट्रांजेक्शन जो अपीयर हो रहे हैं कॉन्ट्रैरी टू द एक्ट, रूल्स एंड बायलॉज। तो जो एक्ट, रूल्स एंड बायलॉज के कॉन्ट्रैरी में है तो सारे ट्रांजेक्शन्स को बताया जाएगा। सारे ट्रांजेक्शन के साथ सारे सम विच ऑट टू हैव बीन बट हैव नॉट बीन ब्रॉट इनटू द अकाउंट ऑफ द सोसाइटी। ऐसे सम जिसको अकाउंट फॉर होना था बट वो अकाउंट फॉर नहीं हुए हैं इन द अकाउंट ऑफ द सोसाइटी। एनी मटेरियल प्रॉपर्टी जो सोसाइटी को बिलोंग करती है विच अपीयर्स टू द ऑडिटर टू बी बैड, डाउटफुल ऑफ रिकवरी। कोई से मटेरियल प्रॉपर्टी जो है जो सोसाइटी को बिलोंग करती है पर ऑडिटर के अकॉर्डिंग वो बैड और डाउटफुल हो चुकी है। एनी मटेरियल इरेगुलरिटी, इम्प्रोप्राइटी इन एक्सपेंडिचर और रियलाइजेशन ऑफ मनी ड्यूज टू द सोसाइटी। आप मटेरियली इरेगुलर हो, आपने कुछ एक्सपेंडिचर है वो इम्प्रोप्राइटी कर रहे हैं। एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जो खर्चा कर सकता था, जो जिस तरीके से वो खर्चा करता है आपने उस तरीके से खर्चे नहीं करे हैं, तो मटेरियल इरेगुलरिटी, इम्प्रोप्राइटी है। या आपने कोई रियलाइजेशन करा है मनी का, तो रियलाइजेशन करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो मनी को, मनी जो ड्यू टू द सोसाइटी है। और एनी अदर मैटर एज स्पेसिफाइड बाय द रजिस्ट्रार इन दिस बिहाफ। तो और जो अदर मैटर्स है जो रजिस्ट्रार ने स्पेसिफाई करे हैं इन दिस बिहाफ।
and in the case of nil report in the case of nil report in any of the above matter, auditor will have to give nil report. अगर इसमें जब ऑडिटर को सब सही लग रहा है और जब ऐसा कुछ है ही नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो बेटर है कि आप नील रिपोर्ट पर आपको रिपोर्ट तो देना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ तो कमेंट देने पड़ेंगे। तो पॉइंट ये आता है कि इसको हम कैसे समझें, तो हमने इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो तो उसमें ऑल ट्रांजैक्शन एंड ऑल सम्स देके रखा है कि वो सारे ट्रांजैक्शन जो कॉन्ट्रावेंशन में, तो सारे ट्रांजैक्शन आपको रिपोर्ट करने पड़ेंगे। वो सारे सम जो सोसाइटी को ऑट टू हैव बीन अकाउंटेड बट वो अकाउंट फॉर ही नहीं हुए हैं, तो वो सारे ट्रांजैक्शन जो कॉन्ट्रावेंशन में हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन जो ऑट टू हैव बीन अकाउंटेड थे बट वो अकाउंट फॉर नहीं हुए हैं, तो वो सब चीज़ आ जाएगी। फिर बात आती है दो चीज़ की, एक तो मटेरियल और प्रॉपर्टी की, ठीक है। वो मटेरियल और प्रॉपर्टी की बात आ रही है जो सोसाइटी को बिलोंग करती है बट वो बैड और डाउटफुल हो चुकी है, तो सारी मटेरियल और प्रॉपर्टी की बात आ गई। फिर एक और मटेरियल की बात आ रही है पर वो इन रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर है, तो वो मटेरियल इरेगुलरिटीज़ है इन रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर। तो आपने एक्सपेंडिचर करा है, इरेगुलर एक्सपेंडिचर करा है, या आपने इम्प्रोप्राइटी आपने कोई सा एक्सपेंडिचर करा है और आपने या तो रियलाइज़ करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप रियलाइज़ प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तो एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में है। और एनी अदर मैटर्स स्पेसिफाइड बाय द रजिस्ट्रार, तो सारे ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में बात हो गई, सारे सम के रिस्पेक्ट में बात हो गई, मटेरियल और प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बात हो गई, और एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में बात हो गई, हम रियलाइजेशन ऑफ मनी के रिस्पेक्ट में बात हो गई, और बाकायदा जो अदर मैटर जो रजिस्ट्रार बता के रखेगा उस अदर मैटर के रिस्पेक्ट में जो है उस पर इंफॉर्मेशन चली जाएगी या उसके रिस्पेक्ट में रिपोर्टिंग चली जाएगी शेड्यूल के थ्रू। अब मेंशन द ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन रिगार्ड ऑफ द फॉलोइंग। ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? मेंशन द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑडिटर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है उसकी इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट में ड्यूटीज़ क्या है? सबसे पहले ओवर ड्यू इंटरेस्ट एंड कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव एक्ट रूल्स एंड देयर अंडर। तो और फिर तीसरा है स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इन तीन चीज़ों के रिस्पेक्ट में ऑडिटर की ड्यूटीज़ को एक्सप्लेन करना है। अब पॉइंट ये आता है कि इन तीन चीज़ों को क्वेश्चन नंबर 3 में स्पेशल फीचर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट में वापस से रिपीट करा गया है। जैसे कि ओवर ड्यू इंटरेस्ट आ गया इधर, ओवर ड्यू इंटरेस्ट के साथ क्या बात है? कंप्लायंस ऑफ एक्ट एंड रूल्स, तो कंप्लायंस एंड एक्ट ऑफ एक्ट एंड रूल्स भी इधर आ जाएगा, ये स्पेशल रिपोर्ट आ गया। एंड कंप्लायंस ऑफ एडहेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, तो ये सब चीज़ें इधर भी आ चुकी है। अब सिंस ये इधर आ चुकी है तो रादर देन हमको इधर पढ़ने की, इधर हम इसको कैंसिल कर देते हैं, अब इसको इधर नहीं पढ़ते, हम क्वेश्चन 3 में इसको पढ़ देंगे। अब पॉइंट ये है कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो है जो इंस्टेड ऑफ समझने की अपन उसको याद कर लेंगे या अपन टेक्स्ट के फॉर्म में कि टेक्स्ट जो बोलना चाह रहा है उसके फॉर्म में हम उसको याद रख लेंगे, उसको मन में बिठा लेंगे, रादर देन ये समझने क्या इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि यार ऑडिट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जो अपने को नहीं याद होते और हर चीज़ को समझने जाएंगे तो वो हमारे लिए दिक्कत में है, हम वो ज़्यादा ही हम वो डिटेल में जाएंगे और चीज़ों को ख़राब कर देंगे। तो बेटर है कि हम उसको जैसा दिया हुआ है हम उसको वैसे ही याद कर लें। कुछ चीज़ों को तो हमको ऐसे ही चलना पड़ेगा, बेसिकली ऑडिट के केस में तो हमको यही करना पड़ेगा। तो स्टेट द स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट के रिस्पेक्ट में स्पेशल फीचर्स बताने हैं। तो द स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट टू बी बोर्न इन माइंड इन जनरल वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट आर एस फॉलोज। तो जब एक मिनट राइट, तो स्पेशल फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, तो जनरल जो स्पेसिफिक फीचर है ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट टू बी बोर्न इन माइंड इन जनरल वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट। तो जब आप ऑडिट कर रहे हो कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले बात आती है एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेप्ट। तो ओवरड्यू डेप्ट मतलब कि वो डेप्ट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेना है वो ओवरड्यू हो चुके हैं, वो ड्यू हो चुके हैं, लेने हैं पर वो ले नहीं पा रहे, तो एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेप्ट। तो ओवरड्यू डेप्ट फॉर अ पीरियड फ्रॉम 6 months to 5 years एंड मोर देन 5 years will have to be classified and shall have to be recorded by an auditor। तो ऑडिटर को जो ओवरड्यू डेप्ट है उसको दो तरीके से बाइफरकेट कर देने का है कि 6 महीने से 5 साल और मोर देन 5 years। ओवरड्यू डेप्ट हैविंग अ फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस ऑफ ऑन द वर्किंग ऑफ द क्रेडिट सोसाइटी। अगर ओवरड्यू डेप्ट ज़्यादा रहेगा तो सोसाइटी की वर्किंग पे ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, वर्किंग कैपिटल पोजीशन पे ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। अ फर्दर एनालिसिस
ऑफ दिस ओवर ड्यू डेप्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ चांस ऑफ रिकवरी। अब हमने तो अभी पीरियोडिकली हमने इसको बाइफर्केशन किया, अब हम इसका फर्दर एनालिसिस करेंगे। अब फर्दर एनालिसिस किस बेसिस पे करेंगे? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द चांसेस ऑफ रिकवरी विल हैव टू बी मेड एंड दे विल हैव टू बी क्लासिफाइड एज गुड और बैड। फिर उसके अकॉर्डिंग हम ये चेक करेंगे कि ये गुड डेप्ट है कि बैड डेप्ट है। द ऑडिटर विल हैव टू ascertain whether प्रॉपर प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेप्ट आर मेड, और अगर ये बैड है या डाउटफुल है तो प्रॉपर प्रोविजन करना पड़ेगा। द परसेंटेज ऑफ ओवर ड्यू डेप्ट टू द वर्किंग कैपिटल एंड लोन्स एडवांस्ड विल हैव टू बी कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर। अब हमको ये परसेंटेज का कंपैरिजन भी करना पड़ेगा। ये परसेंटेज कैसा है कि ओवर ड्यू डेप्ट टू वर्किंग कैपिटल, कि हमने कितना वर्किंग कैपिटल एडवांस दिया है और कितना ओवर ड्यू डेप्ट है, तो वो परसेंटेज हमको लास्ट ईयर से कंपेयर करना पड़ेगा और हमको ये देखना पड़ेगा कि ये ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, और अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम इसको कम कैसे करें, इसको मीट आउट कैसे करें, इसको कर्ब कैसे करें। और फिर अगर ये बैड और डाउटफुल है तो कोई आपने केसेस सोसाइटी ने करके रखे हैं क्या, कोई कोऑपरेटिव कोर्ट में पेंडिंग है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है, उसका रिजल्ट क्या है, तो ये सब चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी कि कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं। तो इस तरीके से ऑडिटर को ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है एग्जामिनेशन ऑफ ओवर ड्यू डेप्थ में। फिर बात आती है ओवर ड्यू इंटरेस्ट। ओवर ड्यू इंटरेस्ट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूड ड्यू वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। देखो, इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि जो ओवर ड्यू इंटरेस्ट है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। कहाँ से एक्सक्लूड किया जाता है? अब ये ओवर ड्यू इंटरेस्ट है तो ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूड ड्यू से एक्सक्लूड किया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। तो वाइल जब हम प्रॉफिट में, हम वैसे प्रॉफिट में इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूड को हम ऐड करते हैं, पर जो ओवर ड्यू इंटरेस्ट है वो ओवर ड्यू इंटरेस्ट को हम कर देंगे माइनस। तो ओवर ड्यू इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट एक्रूड और एक्रूइंग इन द अकाउंट्स। तो ओवर ड्यू इंटरेस्ट क्या होता है? इज द इंटरेस्ट एक्रूड और एक्रूइंग इन अकाउंट्स द अमाउंट ऑफ विच द प्रिंसिपल इज ओवर ड्यू। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि ओवर ड्यू इंटरेस्ट जो है वो एक्सक्लूड होगा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग से एंड एक्रूड से। तो फिर हमने उसके बाद पढ़ा है कि ओवर ड्यू इंटरेस्ट जो है, ओवर ड्यू इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट एक्रूड। ओवर ड्यू इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट एक्रूड मान लिया जाता है फॉर द अमाउंट ऑफ विच प्रिंसिपल इज ओवर ड्यू। जितने अमाउंट का प्रिंसिपल ओवर ड्यू है तो उस रिस्पेक्ट में जो इंटरेस्ट ओवर ड्यू है वो इंटरेस्ट ओवर ड्यू भी इंटरेस्ट एक्रूड मान लिया जाता है। तो इसलिए पर उसको कैलकुलेट करते समय जब प्रॉफिट के कैलकुलेशन में उसको माइनस कर देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जो प्रिंसिपल ओवर ड्यू है उसके रिस्पेक्ट में जो भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट एक्रूड, ओवर ड्यू इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट एक्रूड हो जाता है। बट अब पॉइंट ये आ जाता है कि जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो वो ओवर ड्यू इंटरेस्ट उस इंटरेस्ट एक्रूड से माइनस किया जाता है। इन प्रैक्टिस एन ओवर ड्यू इंटरेस्ट रिजर्व इज क्रिएटेड, और बाकायदा एक ओवर ड्यू इंटरेस्ट का रिजर्व क्रिएटेड करा जाता है। एंड द क्रेडिट ऑफ ओवर ड्यू इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट इज रिड्यूस्ड एंड द क्रेडिट ऑफ ओवर ड्यू इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट इज रिड्यूस्ड। और जो ओवर ड्यू इंटरेस्ट का क्रेडिट है, जो क्रेडिटेड टू द इंटरेस्ट अकाउंट है, वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि हमने ओवर ड्यू इंटरेस्ट को इंटरेस्ट अकाउंट से हटा दिया है और बकायदा एक ओवर ड्यू इंटरेस्ट का रिजर्व क्रिएट कर लिया है। ओवर ड्यू इंटरेस्ट बेसिकली पार्ट देखा जाए तो इंटरेस्ट एक्रू और एक्रूइंग का पार्ट होता है, बट प्रॉफिट के कैलकुलेशन में से वो ओवर ड्यू इंटरेस्ट हट जाता है और ऑडिटर को ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेप्ट। अब बैड डेप्ट की बात आ रही है तो अ पिक्यूलियर फीचर रिगार्डिंग द राइटिंग ऑफ द बैड डेप्ट एज द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव रूल 1961 इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट। और सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेप्ट में उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव रूल्स के कुछ पिक्यूलियर फीचर को नोट डाउन करा है। बोला है कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव रूल के जो रूल नंबर 49 है वो बोलता है कि बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ तभी करा जाता है जब वो सर्टिफाइड एज अ बैड डेप्ट बाय द ऑडिटर। जब ऑडिटर उसको बैड डेप्ट जैसे सर्टिफाई करता है तब जाकर बैड डेप्ट होता है। तो बैड डेप्ट एंड इररिकवरेबल लॉसेस बिफोर बीइंग राइट ऑफ अगेंस्ट बैड डेप्ट फंड, रिजर्व फंड एक्सेट्रा शुड बी सर्टिफाइड एज बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट एंड इररिकवरेबल लॉस बिफोर बीइंग written off against bad debt fund should be certified as bad or recoverable loss by auditor। तो जो बैड डेप्ट है इसके पहले हम उसको रिटर्न ऑफ करें बैड डेप्ट फंड में से, बेटर है कि वो सर्टिफाई करो बैड डेप्ट बाय द ऑडिटर। तो पहले इसको ऑडिटर जो है वो सर्टिफाई करेगा, तो ऑडिटर जो है वो सर्टिफाई करेगा। वेयर नो सच रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट, हो जहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं होती है तो उस केस में भी सर्टिफाई तो होगा, बट वो मैनेजिंग कमेटी या सोसाइटी अगर सर्टिफाई करे या सोसाइटी अगर ऑथोराइज करे कि इसको राइट ऑफ करो तो मैनेजिंग कमेटी और सोसाइटी के ऑथराइजेशन के बाद वो राइट ऑफ होता है फ्रॉम दी बैड डेप्ट फंड।
है। अब आती है बात वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अब ऑडिटर को ये सब भी ध्यान देना पड़ता है रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ एसेट देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन या इंस्ट्रक्शन नहीं है अंडर द एक्ट। तो हम बेटर है कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर लेंगे या ऑडिटिंग कन्वेंशन फॉलो कर देंगे, जो स्टैंडर्ड अडॉप्टेड है वो हम फॉलो कर लेंगे। द ऑडिटर विल हैव टू एसर्टेन एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट। तो ऑडिटर को इस केस में एसर्टेन ओनरशिप एंड हमको क्या एसर्टेन करना है, एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट। बेसिकली ऑडिटर को जब वैल्यूएशन ऑफ एसेट करता है तो एसेट को जब वो वैल्यू करता है, एसेट को जब वो चेक करता है तो बेसिकली ये तीन चीज़ें ही चेक करता है, उसका एग्जिस्टेंस, उसकी ओनरशिप, उसका वैल्यूएशन। अब जो फिक्स्ड एसेट की बात आती है, तो जब बात आती है फिक्स्ड एसेट की, तो फिक्स्ड एसेट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट लेस एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सिंपल सी बात है कि जो फिक्स्ड एसेट का जो वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन WDV पे होता है। जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं, जो इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं इंकर्ड इन द एक्विजिशन एंड द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, वो भी प्रॉपर्ली कैपिटलाइज होते हैं। अगर डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, a note regarding the present market value may be appended so as to have a proper disclosure in the light of present inflationary condition। अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और प्रेजेंट मार्केट प्राइस में सिग्निफिकेंट चेंज है तो हम इसका एक नोट रिगार्डिंग द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू में भी अपेंडेड, हम बाकायदा इसका नोट दे देंगे और इसको एक प्रॉपर डिस्क्लोजर कर देंगे। द करंट एसेट, अब बात आ रही है जब करंट एसेट की, तो करंट एसेट जो है वो कॉस्ट पे वैल्यू होता है या मार्केट प्राइस पे लोअर पे। अब रिगार्डिंग द लाइबिलिटीज, अब जब लाइबिलिटीज की बात करें तो ऑडिटर शुड सी दैट ऑल द नॉन लाइबिलिटीज जो है वो ब्रॉट इनटू अकाउंट हो गई और कंटिजेंट लाइबिलिटी को बाकायदा नोट के थ्रू उन्होंने डिस्प्ले कर दिया हो, डिस्क्लोज कर दिया हो। तो इस तरीके से हमने वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था कि वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन तो नहीं है, पर स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, पर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग कन्वेंशन और स्टैंडर्ड्स है। तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग कन्वेंशंस है और स्टैंडर्ड जो है हम वो फॉलो करेंगे। बेसिकली जब हम एसेट को चेक करते हैं तो उसके एग्जिस्टेंस, ओनरशिप और वैल्यूएशन को हम चेक करते हैं। फिक्स एसेट को वैल्यू करते हैं WDV पे, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस बाकायदा हम ऐड करते हैं। और अगर चेंज है मार्केट वैल्यू में, तब जब चेंज आता है मार्केट वैल्यू में तो हम एक नोट दे के रखते हैं जिससे एक प्रॉपर डिस्क्लोजर हो जाए कि ओरिजिनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये है और मार्केट प्राइस में इतना चेंज है। और करंट एसेट को हम कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। और जो लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ में ये इंश्योर करते हैं कि सारी जो नॉन लाइबिलिटीज़ है वो अकाउंट फॉर हो जाए और जो कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ है उसको डिस्क्लोजर में बता दिया जाए। अब अडियरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, तो ऑडिटर विल हैव टू ascertain इन जनरल हाउ फार द ऑब्जेक्ट फॉर विच कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप हैव बीन अचीव्ड इन द कोर्स ऑफ इट्स वर्किंग। तो अडियरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स क्या बोल रहे हैं, ऑडिटर को ये ascertain करना पड़ता है, ऑडिटर विल हैव टू ascertain इन जनरल हाउ फार द ऑब्जेक्ट फॉर विच कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप, जिस ऑब्जेक्टिव से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई थी क्या वो अचीव हो गया है। द असेसमेंट इज नॉट नेसेसरीली इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। जब भी ऑडिटर असेसमेंट करता है तो असेसमेंट हमेशा प्रॉफिट के टर्म्स में करता है, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडिंग ऑफ बेनिफिट टू द मेंबर्स, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडिंग ऑफ बेनिफिट टू द मेंबर्स। तो प्रॉफिट के टर्म्स में नेसेसरी नहीं है हर बार एक्सटेंड करना, असेस करना कोऑपरेटिव सोसाइटी को, बट कभी कभी हमको ये भी देखना पड़ता है कि मेंबर्स को बेनिफिट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, हु हैज़ फॉर्म्ड द सोसाइटी। कंसीडर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोशल बेनिफिट रादर देन व्यू पॉइंट ऑफ प्रॉफिट। It may be looked into that how far the sales could be affected at lower price. It may be looked into that how far the sales could be affected at lower prices. For the achievement of this objective, these activities, cost accounting method, store control method, technique of standard costing, budgetary control, etc. should be adopted. अब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम वेरियस कंट्रोल्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड, स्टोर कंट्रोल मेथड, टेक्निक हम इसको यूज़ करते हैं। हाउ एवर these modern techniques are mostly not in application and such in a practice a wide gap is found in the goals to be achieved. These modern techniques are mostly not in application. ये modern techniques है तो सही बट ये एप्लीकेशन में नहीं है। as such in practice a wide gap, और जिससे एक वाइड गैप क्रिएट हो जाता है, ऑब्जेक्टिव्स का अचीव नहीं कर पाते हो। while auditing the expenses, जब आप ऑडिटिंग कर रहे हो एक्सपेंसेस का तो ऑडिटर शुड सी दैट दे आर इकोनॉमिकली इंकर, क्या भाई इकोनॉमिकली कर रहे हो क्या एंकर,
मतलब हमको एक तरीके से प्रोप्राइटी ऑफ एक्सपेंडिचर देखना है कि वो प्रॉपरली इंकर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई वेस्टेज ऑफ फंड तो नहीं है, कोई मिडिलमैन का कमीशन तो नहीं है, और अगर जितना भी हो सके उस मिडिलमैन के कमीशन को अवॉइड करो। एंड द परचेसेस आर मेड बाय द कमिटी मेंबर्स डायरेक्टली फ्रॉम द होल सेलर, और जो है परचेस डायरेक्टली फ्रॉम द होल सेलर करो। द प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोप्राइटी ऑडिट शुड बी फॉलोड फॉर द पर्पस, और बाकायदा प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट आपको फॉलो करना पड़ता है इस पर्पस के लिए, क्योंकि प्रोप्राइटी ऑडिट नियरली फाइनेंस को नहीं देखते हुए वो पूरा ओवरऑल तरीके से देखता है कि वर्क कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल कैसा वर्क कर रही है। तो हमने इधर क्या पढ़ा कि अध्यरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, तो ऑडिटर को ये देखना पड़ता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने ऑब्जेक्टिव को मीटअप कर रही है कि नहीं कर रही है। अब जो असेसमेंट है, ऑब्जेक्टिव को मीटअप कर रही है कि नहीं कर रही, तो असेसमेंट हमेशा प्रॉफिट के टर्म्स में नहीं होता है, कभी कभी हमको सोशल बेनिफिट भी देखना पड़ता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपने वर्क को फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर कर रही है कि नहीं कर रही है। प्रॉपर टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक, कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स, टेक्निक्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अडॉप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। देखा जाए तो ये टेक्निक्स कोई अडॉप्ट नहीं करता है, वो बहुत वाइड गैप हो जाता है, जिसके कारण ऑब्जेक्टिव अचीव करने में प्रॉब्लम आती है। अब ऑडिटर को एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में भी ये चेक करना चाहिए जो एक्सपेंडिचर है वो वेस्टफुल नहीं हो, इकोनॉमिकली इंकर्ड हो, मिडिल मैन अवॉइड करो, होल सेलर से डायरेक्टली फ्रॉम द होल सेलर आप परचेस करो, और प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट फिर ऑडिटर को फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके चीज़ें अचीव होती हैं। अब ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एक्ट एंड रूल्स, बाकायदा ऑडिटर को ऑब्जर्व करना पड़ता है। द ऑडिटर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू पॉइंट आउट द इन्फ्रिंजमेंट विद द प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, रूल्स एंड बायलॉज। तो हमको देखना पड़ता है ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को कि रूल्स एंड बायलॉज को कंप्लाई कर दी नहीं है। फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ सच इन्फ्रिंजमेंट शुड बी प्रॉपर्ली असेस्ड, और अगर कभी कुछ कंप्लायंस नहीं करा है तो उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है वो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन को भी प्रॉपर्ली असेस करना पड़ता है, और ये देखना पड़ता है कि प्रॉपर्ली रिपोर्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, बाकायदा ये अकाउंट फॉर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। सम ऑफ द स्टेट एक्ट कंटेन रिस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब कुछ एक्ट और रूल्स में तो ऐसा है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है, जैसे रिस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिटर को फिर ये देखना पड़ेगा कि यार ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं कर सकते, तो क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पेमेंट ऑफ डिविडेंड करा है नहीं करा है, तो ये सब चीज़ें भी फिर ऑडिटर को देखनी पड़ेगी। ये चेक करना पड़ेगा कि जो एक्ट है और जो रूल्स है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर रजिस्टर एंड एग्जामिनेशन ऑफ देयर पासबुक। अब एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रीज इन मेंबर पासबुक, मेंबर की पासबुक में एंट्री का एग्जामिनेशन करना रिगार्डिंग द लोन गिवन, लोन देते हैं तो मेंबर की पासबुक में क्रेडिट हो जाएगा, रीपेमेंट and the confirmation of loan balance in person is very much important in a cooperative organization। देखो लोन दे रहे हो, रीपेमेंट कर रहे हो, हमारे बैंक के खाते में जो बैलेंस दिखा रहा है वो आपके पासबुक में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो इससे कन्फर्मेशन हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टू एश्योर दैट दी एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट आर फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन, ताकि ये चेक कर सके जो एंट्रीज है बुक्स ऑफ अकाउंट में ये फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन हो। तो एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट आर फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन, हमको ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। अब स्पेसिफिकली रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी मेंबर आर नॉट लिटरेट एंड एज सच दिस इज अ गुड सेफगार्ड ऑन देयर पार्ट। अब बेसिकली देखा जाए तो रूरल एंड एग्रीकल्चर सोसाइटी में मेंबर को लिटरेट नहीं रहते हैं, तो उस केस में ये गुड सेफगार्ड हो जाता है, और ऑफकोर्स दिस चेकिंग विल बी रिजॉर्टेड टू ऑन द टेस्ट बेसिस। और सिंपल सी बात है, इतने सारे मेंबर होते क्या तो क्या हर एक चीज़ की चेकिंग थोड़ी ना करते रहेंगे, ये टेस्ट बेसिस पे हम उसको चेक करेंगे, विच इज़ अ मैटर ऑफ जजमेंट। अब ये तो एक मैटर ऑफ जजमेंट है, अब ये तो एक मैटर ऑफ जजमेंट है कि किसको चेक करना है किसको नहीं चेक करना है, किसके कौन से बैलेंस चेक करना है, कौन से महीने के बैलेंसेस चेक करने हैं, कौन सी एंट्रीज चेक करनी है, ये तो एक मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है। अब आती है बात स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार। अभी हमने पढ़ा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर बाकायदा एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, पर जब रजिस्ट्रार को अगर स्पेशल रिपोर्ट चाहिए तो बाकायदा रजिस्ट्रार को स्पेशल रिपोर्ट दी जाती है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इफ द ऑडिटर knows there are some serious irregularities in the working of the society, सोसाइटी वर्क कर रही है बट बहुत सीरियस इरेगुलरिटीज इन द वर्किंग, ही मे बी रिपोर्टेड दिस स्पेशल मैटर टू द रजिस्ट्रार। अब वो रजिस्ट्रार को स्पेशल मैटर बताने पड़ेंगे, ड्रॉइंग हिज स्पेसिफिक अटेंशन टू द पॉइंट्स, और वो सारे स्पेसिफिक अटेंशन टू द पॉइंट्स, उस पॉइंट्स पे स्पेसिफिक अटेंशन ड्रॉ करवाना पड़ेगा कि देखो ये सीरियस इरेगुलरिटीज़ है, और एक स्पेशल रिपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार को जाती है। द रजिस्ट्रार ऑन रिसिप्ट ऑफ सच स्पेशल रिपोर्ट मे टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द सोसाइटी इन द फॉलोइंग केसेस। फॉर इंस्टेंस स्पेशल रिपोर्ट मे बी नेसेसरी, मे बिकम नेसेसरी,
देना जरूरी नहीं है, पर कुछ इंस्टेंसेस पे स्पेशल रिपोर्ट दे सकते हैं, जैसे कि पर्सनल प्रॉफिटियरिंग बाय मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी के मेंबर पर्सनल प्रॉफिटियरिंग में इन्वॉल्व है, मतलब जो रक्षक है वही एक तरीके से भक्षक हो गए। तो जो मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर है वो पर्सनल प्रॉफिटियरिंग में इन्वॉल्व है। तो पर्सनल प्रॉफिटियरिंग बाय मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी इन ट्रांजैक्शन ऑफ द सोसाइटी। ट्रांजैक्शन किसका है? ट्रांजैक्शन है ऑफ सोसाइटी, पर ट्रांजैक्शन सोसाइटी का है और वो ही ट्रांजैक्शन डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी है। ट्रांजैक्शन सोसाइटी का है पर वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी है। क्यों डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी है? बिकॉज क्योंकि वो पर्सनल प्रॉफिटियरिंग मेंबर उससे अपना पर्सनल प्रॉफिट कमा रहे हैं। मैनेजिंग कमेटी के मेंबर वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के नाम पे और उससे वो पर्सनल प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं जो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी है। फिर आता है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस परचेज प्रॉपर्टी एंड स्टोर्स ऑफ द सोसाइटी। तो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस परचेजेस, हाई वैल्यू पे परचेज कर रहे हो, हाई एक्सपेंडिचर बुक कर रहे हो, प्रॉपर्टी को हाई वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इसके रिस्पेक्ट में डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। तो फ्रॉड इन रिलेशन टू और स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ मिसमैनेजमेंट लाइक डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट अगेंस्ट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, और स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ मिसमैनेजमेंट लाइक डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट अगेंस्ट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। तो कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल है ऑफ मिसमैनेजमेंट, तो कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल है ऑफ मिसमैनेजमेंट लाइक डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट अगेंस्ट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। तो कुछ मिसमैनेजमेंट के अगर उसको स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिख देने हो जो उसको दिखे हैं कि जो मैनेजमेंट के डिसीजन है वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, तो सारे मैनेजमेंट के डिसीजन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अभी इन केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहे हैं तो डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस टू वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप, कुछ एडवांसेस है जो डिसप्रपोर्शनेटली हमने एक इंटरेस्ट ग्रुप को रेंडर कर रखे हैं। अब वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप हो सकता है कि मैनेजमेंट के ही रिलेटिव हो, जहाँ पे लोन दिया गया है विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डेलिब्रेट नेग्लिजेंस कर रहे हैं कभी में, रेकलेसली हम एडवांस दे रहे हैं, नेग्लिजेंट है, कोई सिक्योरिटी नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर सेफगार्ड नहीं है, क्रेडिट वर्दीनेस कस नहीं कर रहे हैं, जो रेकलेस तरीके से एडवांसेस दिए जा रहे हैं उसको भी देखा जाता है और बाकायदा उसके रिस्पेक्ट में एक स्पेशल रिपोर्ट की जाती है। तो हमने स्पेशल रिपोर्ट में पढ़ा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर नोटिस कर सकता है कुछ सीरियस इरेगुलरिटीज़, और सीरियस इरेगुलरिटी अगर जब ऑडिटर ने नोटिस करा है ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी तो वो स्पेशल मैटर जो है रजिस्ट्रार को रिपोर्ट कर सकता है और रजिस्ट्रार उसके बेसिस पर नेसेसरी एक्शन लेगी। अब हमने पढ़ा था कि कौन कौन से इंस्टेंसेस पे स्पेशल रिपोर्ट लिए जाते हैं, तो इसका एक निमोनिक था कि मिस पीडीएफ। तो इसको मैं कैसे लिखूं, इसको मैं हाँ, तो इसका निमोनिक था, हाँ राइट, इसका निमोनिक था मिस पीडीएफ। अब वो मिस पीडीएफ कैसे हुआ? सबसे पहले पी से है, पी से है पर्सनल प्रॉफिटियरिंग। एक मिनट, चलो ठीक है, मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ, रादर टाइम वेस्ट हो जाएगा वो। तो मिस पीडीएफ में मैं आपको हाईलाइट कर लेता हूँ दूसरा कलर से, तो ज़्यादा सही तरीका होगा एक्सप्लेन करने का। ठीक है, तो मिस है मिस मैनेजमेंट। तो मिस मैनेजमेंट है वो बाकायदा एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे क्या कुछ डिसीजन है मैनेजमेंट के जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो ये हो गया एक तो मिस। पी से पर्सनल प्रॉफिटियरिंग, डी से हो गया है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, या डी से अपन बोल सकते हैं डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस दिए जा रहे हैं, और एफ से है फ्रॉड, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। तो मिस पीडीएफ करके हमने इसका निमोनिक बनाया था। अब ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, आफ्टर अ जजमेंट ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ सोसाइटी ऑडिटर बाकायदा ऑडिट प्रोसीजर करता है, और आफ्टर द जजमेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑडिटर अवार्ड करता है क्लास ऑफ द सोसाइटी, बाकायदा उसको स्टार मार्क करता है, रैंकिंग देता है। दिस जजमेंट इज टू बी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय रजिस्ट्रार। अब ये जो क्लास अवार्ड कर रहा है तो ये एज पर द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द रजिस्ट्रार है। अब इट मे बी नोटेड दैट हियर दैट इफ द मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी इज नॉट सेटिस्फाइड, और अगर आपको जो ऑडिटर ने जो क्लास अवार्ड किया है अगर मैनेजमेंट उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील कर सकता है रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार में डायरेक्ट टू रिव्यू द ऑडिट क्लासिफिकेशन, और रजिस्ट्रार डायरेक्ट कर सकता है ऑडिटर को कि आप वापस से रिव्यू करो ऑडिट क्लासिफिकेशन का। तो रजिस्ट्रार जो है रिव्यू के लिए बाकायदा डायरेक्शन दे सकता है।
तो ऑडिटर शुड बी वेरी केयरफुल वाइल मेकिंग अ डिसीजन अबाउट द क्लास ऑफ सोसाइटी, और जो ऑडिटर है उसको वेरी केयरफुल होना चाहिए वाइल मेकिंग डिसीजन अबाउट द क्लास ऑफ सोसाइटी। जब वो डिसीजन ले अबाउट द क्लास ऑफ सोसाइटी तो उसको बहुत केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि मैनेजमेंट एग्रीड हो जाए, और जो अवार्ड ऑफ क्लास ऑफ सोसाइटी है तो एज पर द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द रजिस्ट्रार है। अब मैनेजमेंट एग्रीड है तो बाकायदा वो अपील कर सकता है रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार में डायरेक्ट कर सकता है उसको रिव्यू करने के लिए। अब डिस्कशन ऑफ ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट विद मैनेजमेंट कमिटी ऑन कंक्लूजन ऑफ ऑडिट। जब आप ऑडिट को कंक्लूड कर देते हो तो द ऑडिटर शुड आस्क द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी टू कन्वीन द मैनेजिंग कमिटी, तो टू कन्वीन द मैनेजिंग कमिटी मीटिंग। तो ऑडिटर सेक्रेटरी को बोलेगा कि यार मैंने अपना ऑडिट खत्म कर लिया है, तो तुम ऐसा करो एक मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग कन्वीन करो जहाँ पे हम ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट शुड नेवर बी फाइनलाइज विदाउट डिस्कशन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। तो ऑडिट रिपोर्ट जो है फाइनलाइज नहीं हो सकता विद डिस्कशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी, मतलब कि ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट को पहले तो डिस्कस होगा तब जाके वो फाइनलाइज होगा। तो ऑडिट रिपोर्ट शुड नेवर बी फाइनलाइज बिफोर द डिस्कशन विद द मैनेजिंग कमेटी। द माइनर इरेगुलरिटीज में बी गॉट सेटल्ड, और जो ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में जब उसको माइनर इरेगुलरिटी दिख रही है वो तो बात करके सेटल हो जाएगी, पर जो मेजर चीज़ें हैं माइनर इरेगुलरिटीज़ तो हमको रेक्टिफाइड कर लेंगे, हम उसको सेटल कर लेंगे, और मैटर ऑफ जो मेजर इरेगुलरिटीज़ है उसको रिपोर्ट कर देंगे, और मैटर ऑफ पॉलिसी शुड बी डिस्कस इन डिटेल, और जो पॉलिसीज़ है उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस एन ऑडिटर इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में पूछ रहे हैं जब हमको स्पेशल रिपोर्ट जो है वो फर्निश करनी पड़ सकती है। तो हमने उस सिचुएशन में क्या पढ़ा था, मिस पीडीएफ करके। तो मिस पीडीएफ में क्या था कि मिस मैनेजमेंट, उसको मैं वापस से हाईलाइट कर लेता हूँ कि मिस मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी, मिस मैनेजमेंट इन द सोसाइटी and the principle of cooperative are not maintained by the management। ओके, mismanagement of the decision, mismanagement in the society, जो मैनेजमेंट के डिसीजन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं होते हुए दूसरे डिसीजन से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं, तो मिसमैनेजमेंट इन द सोसाइटी। फिर हमने पढ़ा था डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, मिस पीडीएफ, पर्सनल प्रॉफिटियरिंग। तो इधर पर्सनल प्रॉफिटियरिंग की बात कर रहे हैं कि जो पर्सनल प्रॉफिटियरिंग है ट्रांजैक्शन सोसाइटी के नाम पे है, मेंबर पर्सनल प्रॉफिट कमा रही है और वो ट्रांजैक्शन डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी है, तो ये पर्सनल प्रॉफिटियरिंग हो गया। डी से हो गया डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस दे रही है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस दे रही है एक वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप को, रेकलेस एडवांस दे रही है विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, विदाउट एडिक्वेट सिक्योरिटी, विदाउट एनी प्रॉपर सेफगार्ड जो है वो चीज़ें दी जा रही है। और एफ से है फ्रॉड जो है आर डिटेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटीज ट्रांजेक्शन, जो फ्रॉड डिटेक्ट हुए हैं इन रिलेशन टू परचेज, रिवेन्यू, प्रॉपर्टी, एक्सपेंसेस, इन सब के रिस्पेक्ट में जो फ्रॉड है, तो इन सर्कमस्टेंसेस में जो है हमको रिपोर्ट करनी पड़ी है, जो हमने उसको पहले पढ़ लिया है। अब बात आती है कि एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेब्ट, ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी एंड रिपोर्टिंग ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट। तो ये सब हमने स्पेशल फीचर में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमको इसको वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम 3 पॉइंट कौन पढ़े हैं, ऑडिटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एक्ट एंड रूल्स, और फिर हमने पढ़ा है एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेब्ट। तो ये सब चीज़ें हमने उधर पढ़ के रखी थी, इसको हम वापस जब अभी हम चैप्टर पढ़ने के बाद इसको क्विक रिवाइज करेंगे तो इस पर हम और इम्फेसिस दे देंगे। तो क्वेश्चन 5 भी करने की जरूरत नहीं है। अब स्टेट द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक स्टेट से ज़्यादा पे वर्क कर रही है, जैसे कि अमूल एक कंपनी है, तो अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसके रिस्पेक्ट में मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करी है। अब क्या बोल रहे हैं कि एज पर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स, बाकायदा एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स है, उसमें बोला है कि एवरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है उसको ये बुक्स ऑफ अकाउंट कैप्ट करनी पड़ती है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट उसको रखना पड़ता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड और एक्सपेंडेड एंड द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर टुक प्लेस।
तो सारा मनी जो आपने रिसीव करा है या जो आपने एक्सपेंड करा है वो किस मैटर के रिस्पेक्ट में आपने ये सब करा है वो आपको बताना पड़ेगा, उसका पर्टिकुलर रिकॉर्ड रखना पड़ता है। मनी रिसीव एक्सपेंडेड तो करना ही पड़ता है, बाकायदा सेल एंड परचेज, असेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, इन सब के रिस्पेक्ट में आपको रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। अब इन केस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज इन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स भी आपको रखने पड़ते हैं जो सोसाइटी के बायलॉज में स्पेसिफाइड है। अब कॉम्प्रिहेंसिवली द फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट में बी मेंटेन, ये जनरल चीज़ें बोल के रखी है और जो इधर बोल के रखा है वो रूल्स में बोल के रखा है। तो कॉम्प्रिहेंसिवली द फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट में बी मेंटेन, तो कॉम्प्रिहेंसिवली द बुक्स ऑफ अकाउंट में बी मेंटेन, तो कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट है जो भी मेंटेन्ड है, जैसे कि जब हम देखें तो 4 तो रजिस्टर ही है, 5 तो रजिस्टर ही है और एक कैश बुक है। तो कैश बुक है तो इट में भी मेंटेन टू रिकॉर्ड पर्टिकुलर रिगार्डिंग कैश रिसीव्ड और कैश एक्सपेंसेस को वो कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं विद अ क्लियर डिस्टिंक्शन कि कौन सी रिवेन्यू रिसिप्ट है, कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, फिर आता है एक स्टॉक रजिस्टर। अब स्टॉक रजिस्टर है, इट में कंटेन डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब ये 5 रजिस्टर है, तो पहला रजिस्टर होता है स्टॉक रजिस्टर। इट में कंटेन है डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसिप्ट, इशू, बैलेंस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड डेट वाइज। तो स्टॉक रजिस्टर में बाकायदा स्टॉक कब आया, कब हमने इशू करा, क्या स्टॉक का बैलेंस है, क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज आपको मेंटेन करना पड़ेगा और इन्वेंट्री रिकॉर्ड आपको वैसे रखने पड़ेंगे और बाकायदा आपको अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। फिर रजिस्टर ऑफ असेट एंड इन्वेस्टमेंट आपको रखना पड़ेगा। जो एसेट है इट विल कंटेन डिटेल पर्टिकुलर रिगार्डिंग द वेरियस इमूवेबल एंड इमूवेबल असेट, तो जो इमूवेबल और मूवेबल असेट है उसके रिस्पेक्ट में डिटेल पर्टिकुलर आप पढ़ेंगे, जैसे किस टाइप के सेट है आपके पास, किस टाइप का मूवेबल और इमूवेबल असेट है, डेट ऑफ एक्विजिशन है, डेप्रिसिएशन आपने कितना प्रोवाइड किया है, क्या इसका डेप्रिसिएशन का रेट है, रजिस्टर ऑन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट के रिस्पेक्ट में रजिस्टर है। इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक और एनी अदर सोसाइटी विच इज ऑथराइज्ड बाय इट्स लॉज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, तो आप जब है ऑथराइज बाय इट्स लॉज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, जब आप मेंबर से डिपॉजिट लेते हो या आपने किसी नॉन मेंबर से डिपॉजिट लिया है तो आपको एक बाकायदा एफडी का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है जिसमें आपको लिखना पड़ता है कि कब आपने एक्सेप्ट करा है, उसकी मैच्योरिटी कब है, उसका इंटरेस्ट कितना है, इसका रीपेमेंट होगा, कितना अमाउंट होगा। रजिस्टर ऑफ श्योरिटीज़ आपको गारंटी फर्निश करनी पड़ती है। तो इन केस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से अगर आपने लोन लिया है तो बाकायदा आप उनको गारंटी दोगे या श्योरिटी दोगे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को वे ही रजिस्टर ऑफ श्योरिटी मेंटेन रखना पड़ता है। फिर रजिस्टर ऑफ लोन डिसबर्समेंट एंड रिकवरी कि कितना लोन डिसबर्स करता है। अभी तो जो रजिस्टर था ऊपर एफडी का था, ऊपर जो रजिस्टर है वो एफडी का है कि आपने कितना डिपॉजिट करा। अब आपने अगर आपने रजिस्टर अपने सोसाइटी से लोन लिया है तो बाकायदा सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बाकायदा रजिस्टर ऑफ लोन डिसबर्स्ड एंड इसकी रिकवरी के रिस्पेक्ट में भी रजिस्टर बनाना पड़ेगा। फिर आता है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट इन ऑफ द फंड ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात नहीं कर रहा है, ये सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बोल रहा है कि सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिस्पेक्ट में इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, जो भी फंड कलेक्ट करती है उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है ना, तो इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो बोला गया है कि प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल एक्ट पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड ऑफ अ सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिस्पेक्ट में जो भी फंड है उसके फंड को इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट इट्स फंड ओनली इन एनी और मोर ऑफ द फॉलोइंग। तो जो इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट इन्हीं चीज़ों में कर सकते हो। जैसे कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या आपने बैंक में जमा कर दिया हो, कोई सी कोऑपरेटिव बैंक है सेंट्रल की या स्टेट की, या आपने कोई सी सिक्योरिटीज़ परचेस कर ली जो सेक्शन 20 में स्पेसिफाइड है, किसी अनादर सोसाइटी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी के आपने शेयर, सिक्योरिटी, बॉन्ड या ये सब चीज़ें खरीद ली हो, तो या आपने इन एनी अदर मनीज परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या इन एनी कोऑपरेटिव बैंक आपने जमा करके रखा हो अदर देन सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो अदर देन सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इन एनी अनादर कोऑपरेटिव बैंक जो है जो अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार है, आपने उधर जमा करके रखा हो। तो इन केस ऑफ एनी कोऑपरेटिव बैंक जो सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में नहीं आती है, तो अदर देन सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है
आपने किसी अनादर कोऑपरेटिव बैंक में आपने उसको जमा करके रखा हो, तो आप उधर जमा करके रख सकते हो। वो दूसरा कोऑपरेटिव बैंक एज अप्रूव बाय द रजिस्ट्रार होना चाहिए ऑन द स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन। ऑन अदर आइटम्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करके रखा है। तो द प्रिंसिपल प्रोविजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट एक्ट डज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड आउटसाइड द बिजनेस स्पेसिफिकली। बोला है द प्रिंसिपल प्रोविजन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, जो प्रिंसिपल प्रोविजन है रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड और कोऑपरेटिव सोसाइटी, द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट एक्ट डज नॉट मेंशन एनीथिंग, उन्होंने कोई सी भी चीज़ों को मेंशन नहीं करा है अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड आउटसाइड द बिजनेस। वो ऐसा नहीं बोल रहे कि बिजनेस के बाहर आपको इन जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है या इन जगह पे आपको नहीं करना है। तो जो प्रिंसिपल प्रोविजन है रिगार्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, जो प्रिंसिपल प्रोविजन है जो सेंट्रल एक्ट जो एज वेल एज स्टेट एक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं करके रखा है कि उसको आउटसाइड द बिजनेस उनको किन किन एरियाज में इन्वेस्ट करना है। अब राइट शॉर्ट नोट ऑन पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर ऑफ अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिस्पेक्ट में क्या पावर्स एंड ड्यूटीज है। तो पावर्स एंड ड्यूटीज, तो अंडर सेक्शन 73 ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, जो एवरी ऑडिटर जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसको राइट टू एक्सेस है ऑल टाइम टू बुक्स, जो स्टैट्यूटरी बुक्स हो सकती है, स्टैटिस्टिकल बुक्स हो सकती है, फिनेंशियल बुक्स हो सकती है, मिनट बुक हो सकती है, अकाउंटेंट वाउचर ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, दे आर केप्ट एट हेड ऑफिस या एल्सवेयर, शैल बी इंटाइटल्ड टू रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑफिसर, और ऑफिसर और एम्प्लॉयज को कंप्लाई करना पड़ेगा। तो जो ऑडिटर को अगर लग रहा है कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बाकायदा ऑफिसर और एम्प्लॉय फर्निश करेंगे। अब एज पर 73(2) ऑडिटर शैल मेक द फॉलोइंग इंक्वायरी, बाकायदा ये सबके रिस्पेक्ट इंक्वायरी कर सकता है। ये इंक्वायरी ये जो 143(1) की जो प्रोप्राइटरी मैटर्स है उन प्रोप्राइटरी मैटर्स के इंक्वायरी से रिलेटेबल है कि वेदर जो लोन्स एंड एडवांसेस है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने करे हैं या ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी कहे कि नहीं करे है, वो सिक्योर्ड लोन्स देती है कि नहीं दे रही है, जो इंटरेस्ट है वो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव मेंबर तो नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। फिर हमको ये देखना पड़ता है कि पर्सनल एक्सपेंसेस जो है वो रिवेन्यू अकाउंट में चार्ज तो नहीं किए हुए हैं, और अगर पर्सनल एक्सपेंसेस रिवेन्यू अकाउंट में चार्ज करे हैं तो देखो फिर क्या आर्टिकल उनको प्रोवाइड करता है या क्या बायलॉज उनको प्रोवाइड करते हैं, क्या टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में लिखा हुआ है, क्या ये ऑर्डिनरी बिजनेस प्रैक्टिसेस है कि ऐसे खर्चे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ही बियर करती है, तो उस केस में आप कर सकते हो। ये खर्चे बाकायदा ऑथराइज होना चाहिए। अब अनऑथराइज पर्सनल एक्सपेंडिचर हो तो उसको तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। वेदर जो ट्रांजेक्शन है वो मियरली बुक एंट्री से सेट ऑफ करा है क्या, कि किसी पार्टी से कुछ चीज़ हमको लेनी है, किसी पार्टी को कुछ चीज़ देनी है तो हमने नेट ऑफ करके उसको शो करके रखा है। तो वे आर ट्रांजेक्शन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी विच आर रिप्रेजेंटेड मियरली बाय बुक एंट्रीज, क्या कुछ ट्रांजेक्शन आपने बुक एंट्रीज के थ्रू शो करके रखे हैं क्या, आर नॉट प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, are not prejudicial to the interest with the transaction of multi-state cooperative society which are represented merely by book entry। चेक करो कि जो आपने सेट ऑफ करा है, जो आपने merely बुक एंट्री से रिप्रेजेंट करा है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंटरेस्ट के प्रीजुडिशियल तो नहीं है। Whether it is stated in the books and papers of the multi-state cooperative society that any share have been allotted for cash, अगर बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर देख के रखा है कि कुछ शेयर अलॉट हुए हैं फॉर कैश, तो क्या उसके रिस्पेक्ट में कैश रिसीव हुआ है, और अगर कैश नहीं रिसीव हुआ है, अगर नो कैश हैज़ बीन सो रिसीव्ड, वेदर पोजीशन एज स्टेटेड इन द अकाउंट बुक, क्या बाकायदा वो पोजीशन को अकाउंट बुक में स्टेट करा है कि नहीं करा है, क्या बैलेंस शीट करेक्ट है, क्या रेगुलर और नॉट मिसलीडिंग है। तो इस तरीके से हमने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिस्पेक्ट में इंक्वायरीज करी है कि हमको इस रिस्पेक्ट में हम इंक्वायरी कर सकते हैं। अब राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पीएम में कुछ इसमें मुझे चेंज लगता है कि पीएम ने इसको तरीके से नहीं बता के रखा है, फिर भी एक बार इसको समझते हैं कि क्या बोल के रखा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 इन केस ऑफ सोसाइटी वेयर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज लिमिटेड, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी सोसाइटी है, तो नो मेंबर ऑफ अ सोसाइटी अदर देन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी के अलावा जो है कोई भी मेंबर कैन होल्ड सच पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द सोसाइटी एज वुड एक्सीड अ मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स
मतलब कि 20% ऑफ पेड अप वैल्यू एंड 1000 विच एवर इज मैक्सिमम, उससे ज़्यादा जो है वो मेंबर होल्ड नहीं कर सकते। तो अनरजिस्टर्ड सोसाइटी में बोल कर रखा है कि अनरजिस्टर्ड सोसाइटी में जो है 20% ऑफ शेयर होल्डिंग या 1000 विच एवर इज मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते। तो ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विल बी कंसर्न विद दिस प्रोविजन, और चेक करना पड़ेगा कि कोई सा ऐसा ब्रीच तो नहीं करा है इन रिलेशन टू होल्डिंग ऑफ शेयर। One should also watch whether the provisions in the bylaws of the society are not in contrary with the statutory provision। और ये भी देखना पड़ेगा कि जो प्रोविजन है बायलॉज में, तो क्या वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन को कॉन्ट्रारी तो नहीं करते हैं। द स्टेट एक्ट मे प्रोवाइड लिमिट एज टू शेयर होल्डिंग अदर देन दैट प्रोवाइडेड इन द सेंट्रल एक्ट। स्टेट एक्ट मे प्रोवाइड लिमिट, स्टेट एक्ट जो है वो अपने हिसाब से अपनी लिमिट प्रोवाइड कर सकता है अदर देन दैट प्रोवाइडेड इन द सेंट्रल एक्ट। जो सेंट्रल एक्ट में लिमिट दी गई है उसके अलावा स्टेट एक्ट जो है वो अपने हिसाब से लिमिट को प्रोवाइड कर सकता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने इस चैप्टर को ओवर कर लिया है, और क्यों ना अब हम क्विक में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। कि क्वेश्चन 9 में हमने समझा था रिस्ट्रिक्शन ऑफ शेयर होल्डिंग के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा है कि जो अदर देन रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अलावा, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा कोई भी मेंबर 20% ऑफ पेड अप वैल्यू या 1000 विच एवर इज मैक्सिमम से ज़्यादा शेयर होल्ड नहीं कर सकता है। और ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि उसका कोई सा ब्रीच तो नहीं हुआ है रिलेटिंग टू होल्डिंग ऑफ शेयर, तो उसको ये देखना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि जो सोसाइटी के बायलॉज है वो कॉन्ट्रारी में तो नहीं है विद द स्टैट्यूटरी पोजीशन। तो और स्टेट के जो एक्ट है वो स्टेट के एक्ट सेंट्रल एक्ट की लिमिट से चेंज भी हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था पावर्स एंड ड्यूटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिस्पेक्ट में पावर्स और ड्यूटीज़ की बात आ रही है, तो हमने पढ़ा था राइट टू एक्सेस का पावर है, कोई से भी बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी रखी हो, हेड ऑफिस या एल्सवेयर रखी हो, एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगी है तो उनका राइट, उनकी ड्यूटी है, इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और प्रोप्राइटी मैटर के रिस्पेक्ट में ऑडिटर को इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए जा रहे हैं, वो लोन्स एंड एडवांसेस जो दे रहे हैं वो सिक्योर्ड है कि नहीं है, प्री जुडिशियल तो नहीं है। जो अगर आप बुक एंट्री से कोई से ट्रांजेक्शन को शो कर रहे हो तो वो प्री जुडिशियल तो नहीं है। पर्सनल एक्सपेंसेस को रिवेन्यू से चार्ज कर रहे हो तो उसमें ध्यान देना कि वो प्री जुडिशियल तो नहीं है, वो एज पर टर्म्स एंड एग्रीमेंट है कि भी नहीं है। अगर शेयर बुक्स एंड पेपर में अगर ये स्टेट करके रखा है कि शेयर अलॉटेड फॉर कैश हुए, तो हमको देखना कि क्या कैश हमको रिसीव हुआ है। अगर नहीं रिसीव हुआ है तो क्या हमने पोजीशन स्टेट करी है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या बैलेंस करेक्ट हो, रेगुलरली हमने उसको प्रॉपर्ली चीज़ों को तरीके से डिस्क्लोज करा है कि नहीं करा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 7 में करना है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट, और रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट में हमने क्या पढ़ा है कि सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिस्पेक्ट में बोला है कि जो भी उनके पास फंड है उनके फंड को रिस्ट्रिक्टिव जगह पर ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सेक्शन जो 32 है वो बोलता है कि आप कोऑपरेटिव बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आप डिपॉजिट कर सकते हो, या उसके अलावा किसी आपको दूसरी कोऑपरेटिव बैंक में करना है तो वो अप्रूव्ड बाय रजिस्ट्रार होनी चाहिए। या तो आप सिक्योरिटी परचेस कर सकते हो किसी सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट की, या आप सिक्योरिटीज़ परचेस कर सकते हो किसी अदर सोसाइटी की विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। तो सेक्शन 20 की सिक्योरिटीज़ है, या किसी अदर सोसाइटी की आप सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्ट कर सकते हो, या कोई से अदर मनी जो परमिट करके रखे हैं। फिर आती है बात कि बुक्स ऑफ अकाउंट की। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में अपन ने पढ़ा है कि जो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के रिस्पेक्ट में बात करी गई है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट के रिस्पेक्ट में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स में बोल के रखा है कि आपको कुछ बुक्स रखनी पड़ती है। कुछ बुक्स जो रखनी पड़ती है वो है सम ऑफ मनी जो रिसीव्ड है, जो एक्सपेंडिचर है, जो मैटर जिसके रिस्ट्रिक्ट में रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर टू प्लेस हुआ है, तो वो सारे सम ऑफ मनी जब आप रिसीव कर रहे हो या एक्सपेंडिचर कर रहे हो, और किस मैटर के रिस्पेक्ट में जो आपने सम ऑफ मनी को रिसीव करा है या एक्सपेंडिचर करा है वो आपको बताना पड़ता है। सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स, एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, ये आपको बताना पड़ता है। और अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलर, तो आपको बताने पड़ेंगे। आपको बाकायदा जो अगर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, जैसे अमूल की कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसमें ही इन्वॉल्व है, तो उनको पर्टिकुलर्स ऑफ मटेरियल बताना पड़ता है, यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर्स बताने पड़ते हैं, और अदर आइटम ऑफ कॉस्ट बताना पड़ता है। फिर हमने कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा था, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा था हमने कि हमको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिवली हमने क्या पढ़ा था कि 5 रजिस्टर है और एक कैश बुक है। तो कैश बुक के रिस्पेक्ट में हमको बताना पड़ता है कि कैश रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर जो है, और क्लियर डिस्टिंक्शन करना पड़ता है कैपिटल और रिवेन्यू आइटम का।
स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन हमको स्टॉक की बतानी पड़ती है कि कब रिसीव हुआ, कब इशू करा, ठीक है। परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स हमको मेंटेन करने पड़ते हैं। अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग मेथड हमको यूटिलाइज करनी अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग मेथड हमको यूज़ करना पड़ता है। एक परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड हमको मेंटेन करने पड़ते हैं। रजिस्टर ऑफ असेट एंड इन्वेस्टमेंट हमको मेंटेन करना पड़ता है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटेल पर्टिकुलर हमको उस रजिस्टर में बताना पड़ता है कि किस टाइप की एसेट है, कब हमने उसको एक्वायर करा था, उसकी कॉस्ट क्या है, उसका डेप्रिसिएशन कितना है, WDV क्या है, रजिस्टर ऑन फिक्स डिपॉजिट FD का बाकायदा रजिस्टर बनाना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि कितना हमने मेंबर से एक्सेप्ट करा है डिपॉजिट, कितना हमने नॉन मेंबर से करा है, कब इसको एक्सेप्ट करा है, इसकी मैच्योरिटी क्या है, इसका इंटरेस्ट क्या है, इसका रिपेमेंट के टर्म्स क्या है। फिर एक हमने पढ़ा रजिस्टर ऑफ श्योरिटी कि जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेते हैं तो बाकायदा जो मेंबर है या नॉन मेंबर है वो गारंटी या सिक्योरिटी फर्निश करती है, श्योरिटी को फर्निश करती है, तो वो रजिस्टर हमको उसका मेंटेन करना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। और जो लोन डिसबर्समेंट अगर कर रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी तो बाकायदा रजिस्टर ऑफ लोन डिसबर्समेंट एंड रिकवरी के रिस्पेक्ट में भी रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। फिर इसके बाद वाला जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जनरल फीचर्स में कवर है। वो जो एक क्वेश्चन 4 है जो स्पेशल रिपोर्ट है वो भी एक जनरल फीचर्स में सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट में कवर है। तो अब हम सेलिएंट फीचर एक बार देख लेते हैं फटाफट कि सेलिएंट फीचर में क्या बोल के रहा था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेलिएंट फीचर है, सेलिएंट फीचर में हमने ये पढ़ा था कि जो ओवरड्यू डेब्ट है, ओवरड्यू डेब्ट को सबसे पहले आप क्लासीफाई करो 6 महीने से 5 साल में और मोर देन 5 ईयर्स में। फिर हमने जब बाइफरकेट कर लिया फिर हमने ओवरड्यू डेब्ट के बारे में बताया कि ओवरड्यू डेब्ट अगर ज़्यादा रहेगा तो वर्किंग ऑफ द क्रेडिट सोसाइटी वर्किंग कैपिटल की पोजीशन पे इफेक्ट क्रिएट होता है। अगर हम ओवरड्यू डेब्ट का फर्दर एनालिसिस करें ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ चांसेस ऑफ रिकवरी, फिर हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो ओवरड्यू डेब्ट है ये बैड है कि गुड है, और अगर गुड है या डाउटफुल है तो बाकायदा हमको प्रोविजन बनाना पड़ता है। और फिर उसके बाद हमने जो परसेंटेज हुआ है ओवरड्यू डेब्ट, परसेंटेज ऑफ ओवरड्यू डेब्ट डिवाइड बाय जो हमने वर्किंग कैपिटल या लोन एडवांस करे थे उसको हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, और हम चेक करेंगे कि ये ट्रेंड जो है वो ओवरड्यू डेब्ट का इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। फिर हमने उस रिस्पेक्ट में फिर मैनेजमेंट ने क्या प्रॉपर एक्शन ले रही है, क्या कोई से केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, तो पोजीशन रिगार्डिंग उसकी पोजीशन क्या है, तो वो सब चीज़ें ऑडिटर को देखनी पड़ती है। ओवरड्यू इंटरेस्ट में हमने पढ़ा है कि ओवरड्यू इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूड का पार्ट होती है, पर जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट तो उस प्रॉफिट में जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग और एक्रूड में से उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ओवरड्यू इंटरेस्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल इज ओवरड्यू, जो प्रिंसिपल ओवरड्यू है तो उसके रिस्पेक्ट में जो ओवरड्यू इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट एक्रूड का ही पार्ट होती है, पर हमको प्रॉफिट कैलकुलेशन में उसको एक्सक्लूड करना पड़ता है। फिर हमने पढ़ा था कि ओवरड्यू इंटरेस्ट का बाकायदा एक रिजर्व सेपरेटली एक रिजर्व क्रिएट होता है और वो इंटरेस्ट अकाउंट से बाकायदा रिड्यूस हो जाता है और सेपरेटली उसका एक रिजर्व अकाउंट क्रिएट हो जाता है। सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेब्ट में हमने ऐसा पढ़ा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोई से भी बैड डेब्ट है उसको सबसे पहले ऑडिटर के थ्रू सर्टिफाइड होना जरूरी है। तो जैसे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव रूल था तो ऑडिटर के थ्रू सर्टिफाइड होता है तब जाके ही वो बैड डेब्ट है वो रिटर्न ऑफ होते हैं, अगर सर्टिफाइड एज अ बैड बाय ऑडिटर है। और अगर जब ऐसी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करती हो, वेयर सच नो रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट, तो मैनेजिंग कमेटी जो है, जो मैनेजिंग कमेटी है वो उसको ऑथराइज़ करती है, सोसाइटी ऑथराइज़ करती है, तब जाके जो है वो बैड डेब्ट जो है वो बैड डेब्ट को राइट ऑफ करते हैं बैड डेब्ट फंड में से। फिर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में हमने पढ़ा है कि वैल्यूएशन ऑफ एसेट के रिस्पेक्ट में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, या वैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग हमको फॉलो करनी पड़ती है। हमको एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड वैल्यूएशन देखना पड़ता है। वैल्यू जो है वो WDV पे हमको वैल्यूएशन करना पड़ता है। अगर उसका मार्केट प्राइस चेंज है, मार्केट प्राइस जो है वो सिग्निफिकेंटली चेंज है तो हमको बाकायदा एक नोट देना पड़ता है कि जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है वो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू चेंज है, वो कुछ ज़्यादा ही चेंज है तो हमको एक प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ता है। करंट असेट के रिस्पेक्ट में हमको कॉस्ट या MRP विच एवर इज लोअर से हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है। और बाकायदा जो लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ में सारी जो नॉन लाइबिलिटीज़ है इंश्योर करो कि सारी लोन लाइबिलिटीज़ है जो अकाउंट फॉर हो जाए, ब्रॉट टू अकाउंट हो जाए, और सारी कंटिजेंट लाइबिलिटी है वो नोट के फॉर्मेट में दिखा दिया जाए। फिर हमने पढ़ा अधेरेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अधेरेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने क्या पढ़ा, तो adherence to cooperative principle. So auditor will have to ascertain in general how far for which the cooperative organization is set up have been achieved in the course of working. तो adherence to cooperative principle, the auditor will have to ascertain in general, तो ऑडिटर को इन जनरल ascertain करना पड़ता है how far the object जो है वो अचीव हो रहे हैं। तो ऑडिटर को ये चेक करना पड़ता है कि ऑडिटर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो जो असेसमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट करना जरूरी नहीं है। ये जो असेसमेंट है हमको उसको ऐसा देखना चाहिए
कि वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो मेंबर को बेनिफिट पहुंचा पा रही है कि नहीं पहुंचा पा रही है, तो हमको सोशल बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका असेसमेंट करना पड़ेगा। और बाकायदा अब ऑब्जेक्टिव का अगर अचीव करना है तो वेरियस कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, बजटरी टेक्निक्स हमको यूज़ करनी पड़ती है। अब सिंस ये जो मॉडर्न टेक्निक्स है, ये मॉडर्न टेक्निक्स जो है मोस्टली एप्लीकेशन में नहीं आती है, तो एक वाइड गैप फाउंड हो जाता है और ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाती है। ऑडिटर जब एक्सपेंडिचर का भी तो ऑडिटर जब अपने एक्सपेंडिचर का भी अगर ऑडिट करा है, वो अगर ऑडिट करा है एक्सपेंसेस का, तो उनको ये देखना पड़ता है कि जो एक्सपेंसेस है वो इकोनॉमिकली इंकर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मीडियन मैन को हो सके तो मैक्सिमम टाइम आप अवॉइड ही करो, डायरेक्ट आप होल सेलर से ही परचेस करो। और जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर इकोनॉमिकली करना चाहिए और इम्प्रोप्राइटी एक्सपेंडिचर का प्रोप्राइटीनेस चेक करनी चाहिए, वेस्टेज ऑफ फंड्स नहीं होना चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट हमको इसमें फॉलो करने पड़ते हैं। जो प्रोप्राइटी ऑडिट के प्रिंसिपल्स हमको इधर फॉलो करने पड़ते हैं। फिर हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। जो एक्ट एंड रूल्स है उनके रिस्पेक्ट में हमको ये देखना पड़ता है कि प्रोविजंस उसके फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है सोसाइटी। तो जो रूल्स एंड बायलॉज है तो उसके रिस्पेक्ट में सोसाइटी जो है वो रूल्स एंड बायलॉज को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ सच इन्फ्रिंजमेंट शुड बी प्रॉपर्ली असेस्ड बाय द ऑडिटर। अगर रूल्स और एक्ट को फॉलो नहीं करा तो जो भी पेनल्टी लगी है तो उससे जो फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशन है उसको ऑडिटर को प्रॉपर्ली असेस करना पड़ता है। रूल्स एंड बायलॉज हो सकता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन भी रख दे, जैसे कि कुछ रिस्ट्रिक्शन जैसे हो सकता है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रिस्पेक्ट में। अब जब पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रिस्पेक्ट में अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन है तो ये देखना पड़ता है ऑडिटर को कि रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो सोसाइटी के बायलॉज है वो रूल्स के कॉन्ट्रावेंशन में तो नहीं है, उनके रूल्स को कंसीडर करते हुए ही सोसाइटी के बायलॉज बने हैं कि नहीं बने हैं। फिर हमको ये देखना पड़ता है मेंबर का रजिस्टर एंड देयर पासबुक। तो हम मेंबर के रजिस्टर और देयर पासबुक को देखते हैं। हम भी देखते हैं कि मेंबर के हम एग्जामिन करते हैं कि जो मेंबर के पासबुक में जो मेंबर के पास में एंट्री जो है, तो बाकायदा जो लोन दे रहे हैं रिपेमेंट हो रहा है तो उसकी एंट्री प्रॉपर्ली मेंबर के पासबुक में होती है कि नहीं होती है। लोन बैलेंस को कंफर्म कर लेंगे कि जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो लोन बैलेंस है मेंबर के पासबुक में भी ऐसे ही दिखा रहा है ना। तो एक तरीके से गुड सेफगार्ड हो जाता है। अब बेसिकली अभी ऐसे चेक करना तो ये चेक करना एक टेस्ट बेसिस पे चेक करता है विच इज़ अ मैटर ऑफ जजमेंट ऑफ ऑडिटर। फिर हमने पढ़ा कि स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार। स्पेशल रिपोर्ट में हमने क्या पढ़ा था? स्पेशल रिपोर्ट में हमने ये पढ़ा था कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर नोट कर सकता है कि कुछ सीरियस इरेगुलरिटी, अब ऑडिट करने के दौरान उसको दिख गई कुछ सीरियस इरेगुलरिटी। अब ऐसे बताना तो जरूरी नहीं है, बट उसको लग रहा है कि ये स्पेशल मैटर है, रजिस्ट्रार को बता सकते हैं। अगर रजिस्ट्रार को पता चलेगा तो रजिस्ट्रार इस पर कुछ नेसेसरी एक्शन लेगा। तो इन सर्कमस्टेंसेस में बेटर है कि आप स्पेशल रिपोर्ट आप रजिस्ट्रार को कर दो। तो मिस पीडीएफ हमने पढ़ा था कि मिस मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में आप रिपोर्ट कर दो रजिस्ट्रार को कि आपने कुछ मैनेजमेंट की डिसीजन है, मैनेजमेंट की डिसीजन जो है वो कॉन्ट्रावेंशन टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी है या अगेंस्ट द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है, तो वो मिस मैनेजमेंट, वो कुछ वैसे डिसीजन आप वैसे सर्टेन एग्जांपल आपको रिपोर्ट करने पड़ेंगे। जो है पर्सनल प्रॉफिटेरिंग अगर मेंबर ने करी है, ट्रांजैक्शन जो है वो सोसाइटी के नाम पे है, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी है क्योंकि मेंबर्स ने उसमें पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया हो, तो वो आपको शो करना पड़ेगा। डी में डिस्प्रपोर्शनल एडवांसेस अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने मेंबर्स को दे दिया है, रेकलेस एडवांस करा है विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी लोन डॉक्यूमेंटेशन, कोई स्टिपुलेशन ही नहीं है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में, कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई है, तो इस केस में हमको बताना पड़ेगा। और अगर डिटेक्शन रिलेटिंग टू फ्रॉड है इन रिलेशन टू एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ एसेट, प्रॉपर्टी स्टोर्स, तो इसके रिस्पेक्ट में किन किन मैटर में आपको फ्रॉड डिटेक्ट हुए हैं वो फ्रॉड आपको बताना पड़ेगा, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर आपने ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा था कि जब हम ऑडिटर है जब जजमेंट कर लेता है, सारा परफॉर्मेंस चेक कर लेता है सोसाइटी का, उसके बाद वो क्लास अवार्ड करता है। वो क्लास भी जो अवार्ड करता है तो एज पर द क्राइटेरिया वो क्लास अवार्ड करता है। अब क्राइटेरिया के हिसाब से क्लास अवार्ड करता है। अगर मैनेजमेंट एग्रीव्ड है, सोसाइटी का मैनेजमेंट अगर एग्रीव्ड है तो अपील कर सकता है, वो अपील कर सकता है रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार फिर डायरेक्ट कर सकता है ऑडिटर को कि आप वापस से रिव्यू करो जो आपने क्लास अवार्ड करा है। तो इसलिए ऑडिटर को क्लास अवार्ड करते समय एज पर द क्राइटेरिया इशूड बाय द रजिस्ट्रार उसे केयरफुल होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि डिस्कशन ऑफ ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट की बाकायदा जो है कंक्लूजन ऑफ ऑडिट के जब ऑडिट का कंक्लूजन हो जाता है तो ऑडिटर को बाकायदा एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट का डिस्कशन करना चाहिए। अब एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट का डिस्कशन करना चाहिए और सेक्रेटरी को पहले बोलना चाहिए कि मैनेजमेंट कमेटी की बाकायदा मीटिंग हो, उस मीटिंग में ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट का डिस्कशन होगा। तो जो माइनर इरेगुलरिटीज़ है, माइनर इरेगुलरिटीज़ को तो सेटल कर लेंगे और बाकी उसके रिस्पेक्ट में मैटर ऑफ पॉलिसी है उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो माइनर इरेगुलरिटीज़ को डिस्कस करके सेटल कर देंगे और मैटर ऑफ पॉलिसीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन पढ़ा। फिर हमने एक क्वेश्चन
नंबर देखा, वो जो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 से ही मिलता जुलता था। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर जो सेक्शन नंबर 17 है, सेक्शन 17 में हमने पढ़ा था कि ऑडिटर का काम क्या है। इधर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में ऑडिटर को इसलिए ऑडिट करवाया जा रहा है ताकि वो ओवरड्यू डेब्ट का एग्जामिन कर सके और वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज प्रॉपर तरीके से कर सके। ऑडिटर बाकायदा ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पॉइंट आउट द इरेगुलरिटीज़, कुछ भी इरेगुलरिटीज़ है और कुछ भी इम्प्रोप्राइटीज़ है, तो कुछ इरेगुलरिटीज़ है और कुछ भी इम्प्रोप्राइटीज़ है, तो इरेगुलरिटीज़ और इम्प्रोप्राइटीज़ को बाकायदा बताया जाए। तो इरेगुलरिटीज़ और इम्प्रोप्राइटीज़ को बताया जाता है, ठीक है। और ये चेक किया जाता है कि जो बायलॉज है एज़ पर द रूल फ्रेम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और जो भी पर्टिकुलर मैटर्स उसको पॉइंट आउट होते हैं तो वो रिपोर्ट के थ्रू बताया जाता है। और रिपोर्ट के फॉर्मेट भी हर स्टेट के एक्ट के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। रिपोर्ट में मेन रिपोर्ट के साथ शेड्यूल अटैच है और शेड्यूल में लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन अटैच है, जिसमें हमने पढ़ा था कि सारे ट्रांजेक्शन जो है जो कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस है उसको रिकॉर्ड फॉर कर दो, उसको मेन रिपोर्ट के साथ अटैच करके बता दो, शेड्यूल में इंफॉर्मेशन बता दो कि कौन से ट्रांजेक्शन जो कॉन्ट्ररी टू द इन्फॉर्मेशन हुए हैं, कौन से समय जो ऑट टू हैव बीन अकाउंटेड है पर उसको ब्रॉट इनटू अकाउंट नहीं किया गया है। फिर कोई से मटेरियल और प्रॉपर्टी जो सोसाइटी के है पर वो अब बैड हो चुके हैं, इस चीज़ की रिकवरी अब हो नहीं सकती, तो वो उसके रिस्पेक्ट में बताया जाएगा। कुछ मटेरियल इरेगुलरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, कि कोई से एक्सपेंडिचर है जो इम्प्रोप्राइटी है, कुछ एक्सपेंडिचर है वो इरेगुलर थी, करने की ज़रूरत नहीं है फिर भी एक्सपेंडिचर कर दिया, या जो करा है वो बहुत ही ज़्यादा कर दिया है, वेस्टेज ऑफ फंड है, आप मनी है वो आप मनी को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको रिपोर्ट करना पड़ जाता है। और कोई से अदर रिपोर्ट जो अदर मैटर है जो रजिस्ट्रार ने स्पेसिफाई करे हैं, और अगर कोई से अबव मैटर पे कोई से भी रिपोर्टिंग अगर नहीं बनती है तो आप बेटर है कि नील रिपोर्ट दे दो। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, पीएम के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब आप इसके एमसीक्यूज कर सकते हो और एक बार इसको 2-3 बार आप इसको सुन सकते हो। तो इस तरीके से हमने कर लिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट। और फिर आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, तो आप बाकायदा आप उसको कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये। अब क्या है कि जब 8 क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के बाद जब बोलना रहता है तो मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई मिनिमम से मिनिमम इंटरेक्शन हो, तो मैं रादर एंड इंटरेक्शन करने की मैं फटाफट उसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा मोनोटोनस हो, बट वो ऐसा है कि वो एक बार फ्लो में निकल जाता है तो वो बेटर हो जाता है रादर देन उसको रुक के। अब जब हम उसको पहली बार पढ़ते हैं तो यार वो तो अपन कर लेते हैं ना, कि उसको हम प्रॉपरली इसको एक बार समझ के इंटरेक्ट करते हुए कर लेते हैं, पर जब एक बार पूरा हो जाता है तो आपको 15-20 मिनट देने पड़ते हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, उसको वो सुनना पड़ेगा वापस से, ताकि वो एक बार वापस से रिकॉल हो जाए। तो इस तरीके से हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट ख़त्म होता है। और होप सो आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और जैसा भी लगा हो, आपको जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ आ रहे हो, या आपको ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा हो, या कुछ भी आ रहा हो, मेरे टोन में प्रॉब्लम हो, तो आप बताइएगा, मैं उसके टोन को इम्प्रूव कर लूँगा। तो इस तरीके से अच्छे वीडियोस आते जाएंगे। तो जैसा भी हो आप मुझे बताते रहिएगा। तो थैंक यू।